अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाक भारत ताल्लुकात खराब करने के लिए भारत में खुफिया हाथ सरगर्म। कल पाकिस्तान पर भारतीय फौजी मारने का झूठा इल्जाम लगाया। आज दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दफ्तर पर हमला करा दिया। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी अपने अहले खाना के साथ ईद नहीं मना सकेंगे। दहशतगर्द ग्रुप अल मंसूर ब्रिगेड का कहना है कि वो ईद के बाद अपने मुतालबात पेश करेंगे। NGOs की सख्त मॉनिटरिंग के लिए कानून साजी का फैसला। बराह रास्त गैर मुल्की इमदाद नहीं ले सकेंगी। अब काम भी हुकूमत की मर्जी से करना होगा। आज दिल्ली में कांग्रेस के यूथ विंग ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया और हाई कमीशन में घुसने की कोशिश की। इस वक्त पाक भारत कशीदगी अरूज पर है। भारत में इंतहा पसंद ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। दफ्तर खारजा ने आज भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया और इस हमले पर एहतजाज किया। पाक फौज के तर्जमान ने इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है कि इंडिया के इल्जामात गलत हैं और भारतीय फौजियों की हलाकत की जो वाकया है ये झूठ और बेबुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। फौरी तौर पर उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को अपना जो हल्फ बर्दारी की जो उनकी तकरीब थी उसमें भी इन्विटेशन एक्सटेंड की, लेकिन भारत की जानिब से जो खबरें आ रही हैं, भारत का जो रवैया है उससे लग रहा है कि वो हालात को बेहतर नहीं करना चाहता। भारत इस सारी कशीदगी से क्या हासिल करना चाहता है, उसके अज़ाइम क्या हैं और ये जो इस वक्त कशीदगी है ये कहाँ तक जाएगी, इसमें बेहतरी कैसे होगी, आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम समी साहब। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की बात होती है, पाकिस्तानी करते हैं बात मामलात को नॉर्मल करने के लिए। अब तारीख का इंतज़ार किया जा रहा था मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, तो ये LOC पर कशीदगी और भारतीय इल्ज़ामात, क्या आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी होगी? देखिए, बेहतरी तो एक सियासी अमल है और सियासी अमल को रोकने के लिए इस किस्म की सारी काविशें की जाती हैं। मैं समझता हूँ जिस तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर एक डीप स्टेट का आंसर हमेशा मौजूद होता है और मुझे लगता है कि भारत के अंदर वो बहुत इफ़ेक्टिव है। वो कभी सियाचिन पे के मामले पे आपकी बातचीत नहीं होने देता और अपना वहाँ पे हाथ रोक देता है। कभी जब शर्म अल शेख होता है तो वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान जब वापस पहुँचते हैं तो अपनी तमाम किए हुए वादे जो हैं उनसे दिल्ली एयरपोर्ट पे मुकर जाते हैं। इस किस्म के प्रेशर्स क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट का हिस्सा मामला होता है जो 13 दिसंबर 2001 वाला, या उसके बाद मुंबई होता है, अफजल गुरु की फांसी होती है, बेशुमार ऐसे मामला। उसके अंदर लगता है कि ऐसी चेन क्रिएट की जाती है जिसके मकासद बड़े साफ और जाहिर हैं। जब भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लीडरशिप के दरमियान में एक मुलाकात का होने का पॉसिबिलिटी होती है जो कि सितंबर में होने वाली है, तो आपको ये नज़र आता है कि सबसे पहले तो अपनी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो ज़्यादा गिवन ना कर दे। मनमोहन सिंह साहब की एक ख्वाहिश रही है बड़े अरसे से कि पाकिस्तान के साथ मामला को दुरुस्त किया जाए। उनको रोक क्या चीज़ है, माने क्या चीज़ है उस चीज़ के अंदर? वो मुंबई नहीं था, मुंबई के ऊपर वो वावेला था जिसने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। अब जबकि मुंबई पीछे रह गया और मामला आगे बढ़ने के नजर आना शुरू हुआ और ये अब दिसंबर में मुलाकात होने जा रही थी, तो उन्होंने एक नया मामला क्रिएट कर दिया जो कि LOC के ऊपर। पहले 4, 5, 6 दिन फायरिंग की उसके बाद फिर ये मामला पर कल इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। सवाल ये पैदा होता है कि इन मामलात के अंदर जहां पर कि आप ये देखते हैं कि फेंसिंग हुई है और उन्होंने खुद अपने हाथ से फेंसिंग की हुई है, तो उस फेंसिंग के अंदर से किस तरीके से जाके लोग वहां पे क्रॉस करके ये काम करेंगे? 5 भारतीय सिपाहियों को मारने के से बाद जो ये हुर्रियत पसंद हैं या ये दहशतगर्द हैं या ये मुजाहिदीन हैं, उनको क्या हासिल हो रहा है? क्या उसमें कश्मीर की आज़ादी की कोई लहर उठने वाली है? मैं समझता हूँ साफ जाहिर है कि ये एक एफर्ट है अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर डालने की, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये पैगाम ले जाने की कि देखिए आपकी फौज हमारे साथ करती क्या है। नंबर 3 ये है कि हमारी फौज को ये बावर कराना और हमारी हुकूमत को ये बावर कराना कि फौज आपके काबू में नहीं है, आप बातचीत करना चाहते हैं, आपकी फौज देखें क्या करके आपके मामलात को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है, आपकी सोच को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, पिछले 5 साल इन्होंने, मेरी बात सुन लीजिए, एक
छोटी सी बात, एक पिछले 5 साल इन्होंने यही तफरीक बनाने की कोशिश की हमारी पिछली सियासी हुकूमत और हमारी फौज के दरमियान में, और उसमें ये समझते हैं कि हर आने वाली हुकूमत के ऊपर अगर ये बावर करा दिया जाए कि ये फौज आपके काबू में नहीं है, ये आपकी अंडरमाइन करेगी आपके काम को, इसलिए इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, और ये उसकी एक बिल्कुल वाज़े कड़ी है जो नजर आ रही है। शहजाद साहब ये बयान कीजिएगा, बहुत सारे जो सियासी तजिया निगार हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि अगले साल मई में भारत के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसलिए न्यू दिल्ली में जो सियासतदान हैं वो बिल्कुल जो असल मामलात हैं उनके हवाले से ना तो अपना स्टांस चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा मौक़िफ़ उनका सामने आया जिसमें ये हो कि शायद वो इस्लामाबाद या पाकिस्तान की जानिब कुछ नरमी रखते हैं तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा और ये सारी जो कशीदगी की फ़ज़ा बनाई जा रही है, इसमें इस एलिमेंट का भी कोई अमल दखल है? समी साहब, कल भारतीय पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर बेइंतहा ले देखी, यहां तक कि उनके जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के जो स्टेटमेंट थी और उनकी जो मिलिट्री की जो स्टेटमेंट थी वही आपस में मैच नहीं कर रही थी। इस हद तक उन कंफ्यूजन वहां मची हुई थी। इसको उनकी बीजेपी ने खास तौर पे बहुत उसको इस्तेमाल किया और एक्सप्लॉइट किया। आज के दिन में जो आपने हमारी हाई कमीशन के आगे दिल्ली में देखा, वो कांग्रेस की वो कोशिश है कि वो जो सेंटर स्टेज लेना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में उतने ही सख्त हैं जितनी कि बीजेपी है, ताकि आने वाले इलेक्शन जो अगले साल अप्रैल में आने हैं उसमें पाकिस्तान के ऊपर वोट डले अगर, और डलेगा उनके यहाँ, तो ये बावर कराया जाए कि कांग्रेस भी उतनी ही सख्त है जितनी कि बीजेपी है, और इस वजह से किसी भी साइड को वो मौका ना मिले कि जो पाकिस्तान के कार्ड को इस्तेमाल करते हुए वो थोड़ा सा एडवांटेज ले जाए। ये अनफॉर्चुनेटली एक और एलिमेंट है जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंपेरेटिव्स का है, और ये याद रखें कि ये भी मनमोहन सिंह के हाथ बांध देगा जब वो सितंबर में मिलेंगे। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि फिर इन हालात में जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हुकूमत है जो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहती है इंडिया के साथ, उसके पास फिर अब क्या ऑप्शन रह जाती है, किस तरह वो मूव करे, आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? साफ मैं आपको बात बताऊं, देखिए इस वक्त मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो उसको स्पेंड करें पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने के अंदर। ये जाती ख्वाहिश उनकी जरूर हो सकती है कि ये एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है जिसने आते ही अपना अंदिया दिया है कि वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, और उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि दो चीज़ों के ऊपर, एक अफगानिस्तान के ऊपर किसी तरीके से पाकिस्तान उनको शामिल करे मुज़ाकरात के अंदर, और नंबर 2 कश्मीर के ऊपर जो मुशर्रफ का फार्मूला था उसको किसी तरीके से रीसेलेक्ट किया जाए। ये उनकी दो ख्वाहिशात हैं। उसके लिए वो समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब के अंदर ये एक है इंक्लिनेशन कि वो भारत के साथ ताल्लुकात, तो शायद इन दो चीज़ों के ऊपर हम अपना फ़ायदा ले लेंगे। लेकिन हमारी तरफ से ये है कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल पॉलिटिकल कैपिटल भारत के साथ ताल्लुकात पे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना पॉलिटिकल कैपिटल कहीं और इस्तेमाल नहीं किया, रोक के रखा हुआ है रिजर्व में, और वो मुझे यकीन है कि वहां पे लगाना चाहेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे, वो याद उनको रखना चाहिए कि परली तरफ बिल्कुल कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। वो जो हुकूमत अप्रैल में आएगी वो पॉलिटिकल कैपिटल लेके आएगी, और अगर मामला चलाने हैं तो उस हुकूमत के साथ चलाएं, इन पे जाया मत करें, कुछ मिलने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद चौधरी साहब, जो ये कह रहे थे कि इस वक्त अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत की बहुत ख्वाहिश है भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, और नवाज शरीफ साहब जो सारा पॉलिटिकल कैपिटल है अपना वो इस पर लगाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं इस वक्त, वहाँ के जो सियासतदान हैं उनके पास पाकिस्तान को देने के लिए कुछ नहीं। उनके इलेक्शन जो होने वाले हैं उसकी वजह से वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई मीनिंगफुल डायलॉग भी कर सकें, या जो मसाइल हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उनको हल करने के लिए कोई हकीकत पसंदाना पॉलिसी अपना सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत और मियाँ नवाज शरीफ साहब कॉशियसली इस मामले को आगे प्रोसीड करें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कराची के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जो शहर पहले सैलाब ने तबाह किया, अब दहशतगर्दी के एक नए थ्रेट ने उसको घेर के रखा हुआ है। ये सारी सूरत हाल क्या है? MQM के रहनुमा जनाब रशीद गोडेल हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं शहर कायद यानी कराची की। 2.25 करोड़ लोगों का शहर, लेकिन ना जाने किसकी इसको नज़र लग गई। एक तरफ तो बारिश ने तबाही मचाई है, सड़कें टूट गई हैं, ट्रैफिक ग्रिडलॉक्स हैं, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी के खतरात ने, दहशतगर्दी के वाक़यात ने आम आदमी की ज़िंदगी
तंग कर दी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी शहर कहा जाता है इस शहर को। अगर ये शहर सही नहीं चल रहा तो पाकिस्तान की मईशत सही नहीं चल सकती, पाकिस्तान सही नहीं चल सकता। दहशतगर्दी और ये जो दूसरे मामला जिन्होंने इस शहर को बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई चीज़ मूव नहीं हो रही, कोई चीज़ हरकत नहीं हो रही, इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। MQM के रहनुमा जनाब रशीद गोडेल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गोडेल साहब। वालेकुम गुडेल साहब, ये इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, दहशतगर्दी वैसे तो बहुत अरसे से हो रही है, लेकिन शहर एक हाई अलर्ट में है। रात भी एक वाक़या हुआ जिसमें कई मासूम लोगों की जानें गई। दूसरी तरफ हमने देखा बारिश से मासूम लोग जो है जिनकी बह गए बारिश में और इतनी ज़्यादा अमवात हुई। ये क्या वजह है? सारा इतना बड़ा शहर है, उसका इतना मेट्रोपॉलिटन का इसका बजट है, लेकिन हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। आम आदमी इतना परेशान है। आप बड़ी जमात हैं इस शहर की, लोग जाएं तो किसके पास जाएं? बिल्कुल सही कहा समी भाई। 2.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। 2.5 करोड़ तकरीबन आबादी है इस शहर की। पाकिस्तान की आबादी का 14.5% ये शहर में रहता है। पाकिस्तान का फेडरल रेवेन्यू का 68 से 70% ये शहर जनरेट करता है। सूबा सिंध का 93% बजट सिर्फ इसी शहर से आता है। इसके बावजूद भी यहाँ पे ऑक्ट्राइल ज़रा टैक्स काटा जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को दे, लोकल गवर्नमेंट का वो मौजूद नहीं है। और जो नाम नहाद गवर्नमेंट मौजूद है बल्दियाती सतह की, उसमें भी वो फंड्स नहीं दे रहे। मैं कितने टाउन की मिसाल दे दूंगा कि वहाँ पे सैलरी का बजट तक नहीं दिया गया। कचरा उठाने के लिए गाड़ियाँ चलती हैं, उनके वो मजदूर होते हैं, स्वीपिंग स्टाफ होता है, वो डीजल नहीं दिया जाता, तो कचरे के अंबार लगे हुए शहर में। ये जो शहर 2005 के बाद जब हकपरस्त क़यादत के पास आया तो दुनिया का तेज़ी से तरक्की करता हुआ 12वां बड़ा शहर था। और इस शहर का नाज़िम मेयर जो है दुनिया के 3 बेहतरीन मेयर में से था। नाक़दीन जो MQM के ख़िलाफ़ बोलते हैं उस बात की तारीफ़ करते हैं कि MQM ने डिलीवर किया, इस सिस्टम ने डिलीवर किया, इनके नुमाइंदों ने डिलीवर किया, कायद तरीक़े अल्ताफ़ हुसैन भाई के नुमाइंदों ने डिलीवर किया। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है समी भाई कि स्कीम 33 जो भुट्टो साहब ने बसाई थी उसके लिए 1.5 बिलियन का पैकेज नहीं दिया जा रहा। 1.5 बिलियन इस सूबे की बजट के देखें जिसका बजट 93% कराची शहर से आता हो, कोई हैसियत नहीं रखता। इसके बाद औरंगी टाउन का पायलट प्रोजेक्ट है सेवेज वाटर लाइन का, उसके 1.5-2 बिलियन नहीं रखे जा रहे। 76 में भुट्टो साहब ने मास ट्रांजिट का मंसूबा एक इनिशिएट किया था जिसको जायका ने कहा था कि 95% बजट इसका देंगे, वो इनिशिएट नहीं किया जा सका 20 से 25 सालों में। इस शहर को जो कुछ बनाया, जो कुछ डिलीवर किया, या तो पहले बल्दियाती सिस्टम MQM के पास था, इसके मेयर थे डॉक्टर फारूक सत्तार। इसके बाद दूसरे नाजिम थे जो कि डैशिंग लोग कहते हैं जिस वक्त तरक्की की कराची ने, तो MQM की क़यादत ने ही कराची को तरक्की कराई। लेकिन बदकिस्मती से इस शहर की कि 2-2.5-3 साल में जब से बल्दियाती सिस्टम चला गया है, इसके बाद से ना फंड दिए जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये काम था सूबाई हुकूमतों का, जिसकी खुद मुख्तारी के लिए हम लड़े थे और हमने ये पास कराया था। इसका काम था ग्रास रूट लेवल पे इसको लेके जाया था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। इसकी वजह क्या है समीप भाई? इसकी वजह यह है कि कमिश्नरी निज़ाम, जिस निज़ाम की हिमायत बहुत पाकिस्तानी करते हैं, कुछ सियासी पार्टियाँ करती हैं, मसला ये है कि उसमें कौंसलर या मेयर या नाजिम जो कोई भी होता है उसमें वो जो भी करारदाद पास करता है, बिल पास करता है, गवर्नमेंट का एक मुलाजिम, सूबाई सतह का मुलाजिम उस बिल को मंजूर करे या मुस्तरद करे। यानी अवामी नुमाइंदों ने जो कुछ अवाम के इंटरेस्ट के लिए काम किया हो उसको सरकारी मुलाजिम जो है उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। वो किसी वक्त किसी बेक जुम्बिश से किसी मेयर को, कौंसलर को फारिग कर दे। अच्छा गुडेल साहब, ये बड़ा आपने चलाया था, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। ये कमेंट कीजिए कि ये खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद MQM इस बात का बड़ा इम्कान है कि हुकूमत में शामिल हो जाएगी या पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेगी सिंध में हालात को बेहतर बनाने के लिए। ये बयान कीजिएगा कि ये बड़ा अहम मसला है। अगर इख्तियारात अवाम के नुमाइंदों के पास नहीं है, सरकारी अफसरान के पास हैं, तो फिर जो बेहतरी का ख्वाब है वो उसको आप किस तरह पूरा करेंगे? और इस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है? लोकल बॉडीज़ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस कानून के तहत आएंगे और क्या इख्तियारात अवामी नुमाइंदों के पास होंगे या जो जैसा आप बयान कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी उसको हैंडल करेगी?
समी भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कमिश्नरी निज़ाम नाफिज किया था उस ज़माने में। 50 साल हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निज़ाम को मतरूक कर दिया है, वहाँ पे ये निज़ाम नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क के किसी शहर ने तरक्की की अगर, तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने तरक्की की है, तो उस मुल्क की इकनॉमी परवान चढ़ी है। वजह मैं बताऊँ, इंफ्रा ठीक होगा किसी शहर का, उस शहर में इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगे। और जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, जिसको पास किया गया सिंध असेंबली से, और जब हम हुकूमत से बाहर निकले तो उसको यकदम मुस्तरद कर दिया गया। उसमें पता है क्या बात थी समी भाई? अगर सिंध के लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो ये बात सुन लें और ज़हन नशीन कर लें कि उसमें 5 शहर को मेट्रोपॉलिटन शहर डिक्लेयर किया गया था। और इस कानून के अंदर मुसद्दे में एक और बात रखी गई थी कि उसमें कहा गया था 20 लाख से ऊपर आबादी के शहर को भी मेट्रोपॉलिटन शहर डिक्लेयर किया जाएगा। सनी भाई, जब डिक्लेयर किया जाता है मेट्रोपॉलिटन शहर, तो वो शहर अपने रिसोर्सेज को जनरेट करता है, अपनी सराउंडिंग के अंदर उसके असमरात मिलते हैं, अपने समरात मिलते हैं, पड़ोस के सिटी के अंदर मिलते हैं। यानी कि 6 शहर सुपर सिंध के रेवेन्यू इंजन बन जाते, सिंध के 20 लाख से ऊपर आबादी वाला शहर मेट्रोपॉलिटन शहर बन जाता। और ये वक्त आता कि सिंध के 15-20 शहर मेट्रोपॉलिटन शहर का दर्जा रखते, तो रिसोर्सेज मोबिलाइज होते, इकोनॉमी परवान चढ़ती, इंफ्रा ठीक होता, दुनिया की इन्वेस्टमेंट आती। मेरा सूबा सिंध जो है रिसोर्सेज से माला माल है। मसला ये है कि फोकस नहीं किया जाता, टारगेट नहीं किया जाता। अब आप ये बताइए कि आप ये करने के लिए आप दबाव डालेंगे कि बिल्कुल जिस निज़ाम के तहत ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है बल्दियाती, या उसी को मान लेंगे? देखिए, हमने तो हमेशा ये कहा है कि किसी निज़ाम में खामियां हो सकती हैं, किसी निज़ाम में अच्छाइयाँ हो सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है। मुशर्रफ वाला निज़ाम, जिसको डिक्टेटर का निज़ाम कहते हैं, उस ज़िया-उल-हक का निज़ाम क्या वो डिक्टेटर वाला निज़ाम नहीं था? सवाल ही पैदा होता है। अब दोनों निज़ाम को कंपेयर करें, किसी नाकदीन को बिठा दें, तो ये बात बिल्कुल बरमला कहेगा कि 2001 का मुशर्रफ वाला सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा फोकस था, हर गली मोहल्ले पे फोकस था। अगर उसमें बेहतरी गुंजाइश है तो उस बेहतरी की शक्ल थी सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, और इससे बेहतरी और करनी है तो इससे बेहतरी करें। अगर कराची के 18 टाउन थे, आप 20 कर दें, 22 कर दें। पूरे सूबा सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एमक्यूएम की डिमांड, एमक्यूएम का तकाजा नहीं, कराची के लोगों का तकाजा नहीं, ये पाकिस्तान की आइन के जो माला जपते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो पढ़ लें कि 140A आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। अदालत तो उज़्मा कहती है कि बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, आइन भी यही कहता है कि होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रशीद गुडेल साहब, जो ये कह रहे थे कि जो सारे मसाइल हैं उसका हल यही है कि जो इख्तियार है, जो इक़्तिदार है, वो आवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास जाना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, और बल्दियाती इलेक्शन भी उस निज़ाम के तहत जिसमें इख्तियारात अवामी नुमाइंदों के पास हो, जिसमें इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास ना हो। और उनका ये कहना था कि वो इस हवाले से जद्दोजहद करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि यही मसाइल का हल है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा साहब के साथ, और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे अली हैदर गिलानी को अगवा किया है, और क्या इतलात हैं कि अली हैदर गिलानी इस वक्त कहाँ पर हैं। लेकिन ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी के अगवा की जिम्मेदारी कालदम तंजीम अल मंसूर ब्रिगेड ने कबूल की है, और यह भी बताया कि वो खैरियत से हैं। ईद के बाद उनकी वीडियो जारी कर दी जाएगी, लेकिन फिर यह भी कुछ इतलात हैं कि शायद ईद से पहले भी वो वीडियो आ सकती है। इन अगवा करने वालों ने यह भी कहा है कि क्या उनके मुतालबात हैं वो भी वो पेश करेंगे। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो बेटे हैं, इनको 9 मई को मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान अगवा किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कई दफ़ा शिकवा कर चुके हैं कि उनका बेटा अगवा हुए कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं की जिससे उनका बेटा वो वापस आ सकता। उनका ये भी कहना है कि उनका जो 1.5 साला पोता है वो रोज़ाना पूछता है कि उसके पापा कब आएंगे। अब सवाल ये है कि ये जो ग्रुप है ये किस किस्म के मुतालबात पेश करेगा, और फिर क्या हुकूमत के लिए ये मुमकिन होगा उन मुतालबात को पूरा करना। ये सारा वाक़या क्या है, अल मंसूर ब्रिगेड ये क्या है, इस हवाले से आज दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लासरा साहब। जी वालेकुम सलाम समीर। क्लासरा साहब, पहले तो कम से कम ये इतला तो आई कि अली हैदर गिलानी खैरियत से हैं, उनकी वीडियो आएगी, लेकिन
ये भी कहा इस ग्रुप ने, अल मंसूर जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो मुतालबात भी पेश करेंगे ईद के बाद। कुछ आपकी बात हुई या कुछ लोग ये अंदाज़ा कर सक रहे हैं कि ये किस किस्म के इनके मुतालबात होंगे और फिर हुकूमत क्या करेगी इन पर? ये समी इसमें मेरा ख्याल जो पैटर्न अब तक हमने देखा है, कोई जो फॉलो कर रहे हैं तालिबान जिन्होंने अगवा किया है, इससे पहले गवर्नर सलमान तसीर के बेटे को शहरयार को अगवा किया गया था जिसका अब तक नहीं पता चला। और कुछ हमारी बातचीत जो मेरी हुई थी ज़ाती तौर पर सनाउल्लाह ये तो वज़ीर जो हैं राना सनाउल्लाह जो है पंजाब के, और उनसे मेरी बातचीत अब नहीं हुई, पहले हुई थी और सलमान तसीर के बेटे के हवाले से। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। उनका ये कहना था कि एक तो बहुत सारे पैसे मांगते हैं और प्लस में जो उनकी ये डिमांड थी या उनके तालिबान साथी थे उनको रिलीज़ कराना चाहते थे, और वो और उनके बकौल के ये बात हमारे मैंडेट से भी बढ़ के थी। पंजाब हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जितने लोगों को इन्होंने पकड़ के रखा है जो तालिबान मुतालबा करते हैं कि उनके साथियों को छोड़ा जाए, वो तो सीक्रेट एजेंसीज के पास हैं या फेडरल हुकूमत की उसमें हैं, उसमें डोमेन में हैं। अब देखना ये होगा जो आप बात करें क्या मुतालबात इसमें आ सकते, क्या इसमें नया मुतालबा आ सकता है। मुझे तो यही लगता है कि जो ये पहले भी हुआ, आपको याद होगा जो उनके थे तारिक मजीद के थे जो यहाँ पे हमारे साबिक एक आर्मी के बहुत बड़े ओहदे पे रहे, उनके दामाद थे, वो सामने आए थे। हाँ, उनसे रिलेटेड भी यही कहा गया था, तवान लिया गया था, पैसे लिए गए थे। उनके साथ भी डिमांड थी कि कुछ तालिबान को रिलीज़ किया जाए, लेकिन बाद में वो पैसों पे आके वो मेरा ख्याल मुका कर गए। तो अब भी वैसे तालिबान आप कह सकते हैं सेल्फ सफिशेंट हो गए, उन्हें अपने साथियों को छुड़ाने के लिए किसी को अगवा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने देखा बन्नू जेल से भी वो पिछले साल अपने बंदे छुड़वा के ले गए थे, उनको अदनान या रशीद साहब को ले गए थे। अब की दफ़ा उन्हीं अदनान साहब ने बैठ के वहीं से उन्होंने डेरा इस्माइल खान जेल ब्रेक का उन्होंने प्लान किया और कामयाब एग्जीक्यूशन की। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान के ज़्यादातर जो मुतालबात होने चाहिए या होंगे वो पैसे से ज़्यादा रिलेटेड होंगे रादर दैन अपनी मैन फोर्स के। हाँ, क्योंकि वो जब चाहें जहाँ चाहें पाकिस्तान के जिस जेल को तोड़ भी सकते हैं, वो वहाँ के जेल के स्टाफ को खौफजदा भी कर सकते हैं, उनको कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, उनको ख़रीद भी सकते हैं। सो मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि कुछ वो अपने साथियों की डिमांड उनको दोबारा आकर रिव्यू करें और वो कहें, रिवाइज़ करें सारी कि आप हमारे, और जो मुतालबात वो अपने तस्लीम नहीं करा सके थे ये गवर्नर सलमान तसीर के ये बेटे का अगवा है, तो मैं समझता हूँ गिलानी साहब के बेटे को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए कि एक दफ़ा फिर कि कुछ ऐसे ख़तरनाक मुलज़िम ये मौजूद है हमारे सीक्रेट एजेंसीज के पास जो रिलीज़ करने को तैयार नहीं है, तो गिलानी साहब के बेटे को बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अच्छा रऊफ, इसमें जो मेरी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई जो इन मामलात पर नज़र रखे हुए, उनका ये कहना है कि ये जो अल मंसूर ब्रिगेड या अल मंसूरीन के नाम से ये जो तंजीम है ये बुनियादी तौर पर पंजाबी इसमें तालिबान है, लेकिन ये जो सवात एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त इस तंजीम को अलहदा कर दिया गया था और ये उनके साथ थी। तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि जो सवात ऑपरेशन के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए, जो वहाँ पर तंजीम वो जो लाना चाह रहे थे, इस्लामी निफाज कायम करना चाह रहे थे, उनकी रिहाई का मुतालबा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इंटरनेट पर जाकर इस ग्रुप के बारे में रिसर्च करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है कि ये ग्रुप इराक में भी बड़ा एक्टिव है, सीरिया में भी एक्टिव है, जो यहाँ के जो हालात पर नज़र रखने वाले लोग या जिनका ताल्लुक खुफिया इदारों से है वो कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं, बुनियादी तौर पर ये पंजाबी तालिबान है और इनका मुतालबा जैसे आपने कहा यही हो सकता है कि सवात ऑपरेशन में जो लोग पकड़े गए थे उनकी रिहाई की जाए। तो मुमकिन होगा इस हुकूमत के लिए उन लोगों को रिहा करना इस वक्त? मैं नहीं समझता कि हुकूमत इसमें सीरियस होगी या कुछ स्टेप ले सकेगी। अगर नवाज शरीफ साहब चाहेंगे भी सही, तो जब तक फौजी एस्टेब्लिशमेंट या हमारी सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो इस पर कोई ओके का या वो NOC नहीं देंगी तो नवाज शरीफ भी नहीं कर सकेंगे। और मैं ये समी एक और बात कहूँगा, पाकिस्तान की इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, ही हैज़ बिन बेगिंग टू एवरीवन। आर्मी चीफ से उन्होंने बात की, उन्होंने DGISI से बात की, मुझे नहीं पता नवाज शरीफ से उनकी बात हुई है या नहीं। एक उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को रिकवर कराया जाए, और जो अब तक हमें लगा है कहीं पे कुछ सीरियस एटीट्यूड यहाँ पे हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, हालांकि गिलानी साहब के साथ मेरे अपने भी उनके साथ एक तल्लुक़ है, उनसे वास्ता रहा है कि वो खुद क्यों इस पर इतने चुप हैं, वो सामने आके क्यों नहीं बातें एक्सपोज कर रहे। उनको मेरा ख्याल है ये दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है और नवाज शरीफ साहब को भी एक देखना चाहिए कि ये हो सकता है गिलानी साहब उनको पसंद ना हों या उनके साथ उनकी एक अपोजिशन पार्टी के हों, या हो सकता है वो ये माजी में, क्योंकि बाज़ नासिर ये भी समझते हैं और गिलानी साहब खुद भी कहते हैं, क्योंकि मैंने एक सराकी प्रोविंस की बात की थी, मैंने साउथ के राइट्स की बात की थी, लिहाजा मुझसे तमाम की तमाम पंजाबी ब्यूरोक्रेसी भी नाराज़ है, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट भी मुझसे नाराज़ है, मुझसे पंजाबी लीडर्स भी नाराज़ हैं और मुझे उसी चीज़ की सज़ा दी जाती है या दी जा रही है। साउथ में बहुत बड़ी एक डीप ये पेनिट्रेशन है कि जब वहाँ का एक वज़ीर आज़म था उसके बेटे को अगवा किया गया है, आज नवाज शरीफ साहब उस पर बात नहीं
करते हैं। चौधरी निसार अली खान जो हैं, ये इनके गिलानी साहब से बड़ी ज़ाती दोस्ती रही है, वो वज़ीर दाखिला, उनके मुंह से हमने कभी ये बात नहीं सुनी। इवन टॉप लेवल पे आर्मी चीफ हैं, या जितनी बड़ी इनकी मीटिंग्स हुई, आई डाउट कि जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला गए थे ISI की ब्रीफिंग में, इन्होंने वहाँ पर यह क्वेश्चन रेज़ किया हो कि एक साबिक गवर्नर का बेटा अगवा है, अब तक उसका नहीं पता, एक साबिक वज़ीर आज़म का बेटा अगवा है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो कल को तो फिर जो साबिक होता जाएगा फिर उसके बच्चे अगवा आके होते रहेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को इस पर जीरो टॉलरेंस लेना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट उनको जहर करनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से मेरा ख्याल है कि गिलानी साहब को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनके बेटे को नहीं मिलनी चाहिए कि उनका कंडक्ट अच्छा नहीं रहा, उन्होंने कुछ आके एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव रहा है। आपको याद होगा जब उनका अदालत के साथ उनके मसाइल चलते रहे, उनके फौज एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मसाइल चलते रहे। इवन जो पंजाब की डिवीजन के मामले पर उनका बड़ा क्लियर स्टैंड था। वो ये समझते हैं साउथ में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है या एक एप्रीहेंशन है कि शायद गिलानी साहब को उन तमाम मामलात की सजा दी गई। अदरवाइज एक मुल्तान में दिन दिहाड़े 9 मई को एक बच्चा अगवा होता है और तमाम टेलीविजन कैमरों के सामने होता है, विद इन सेकंड्स वो खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। वो मुल्तान से निकलते हैं, वहाँ से पूरे का पूरा पंजाब नाके आके क्रॉस करते हैं, पता नहीं कितने आपने नाके लगाए हुए हैं, पुलिस फोर्स आपने एक्टिव की हुई है, वो पूरा पंजाब क्रॉस कर जाते हैं, वो पूरा आपका ये खैबर पख्तून क्रॉस कर जाते हैं, वो पूरा पाकिस्तान क्रॉस कर जाते हैं। अब पता चलता है अफगानिस्तान में। इससे बड़ी बिग फेलियर नहीं है, या तो कोलाबोरेशन की है, उनको फैसिलिटेट किया गया गिलानी साहब को सजा देने के लिए, कि इससे बड़ी ये सजा किसी बाप के लिए नहीं हो सकती कि उसके बेटे को अगवा किया लिया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में आर्मी चीफ को, DGI को, सबसे बढ़कर नवाज शरीफ को इस पर सीरियस एक एटीट्यूड इख्तियार करना चाहिए। उन्हें साबिक गवर्नर के बेटे को भी उनको रिकवर कराना चाहिए और उनको गिलानी साहब के बेटे को भी ये वापस लेके आना चाहिए। अच्छा रऊफ, इस पर कमेंट कीजिएगा कि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जिस तरह ये बात हो रही है कि जो ग्रुप्स हैं ये दहशतगर्दी करने वाले तालिबान के या इंतहा पसंद, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं क्योंकि वही एक हल है। तो जो जमातें मुज़ाकरात की मुखालफत कर रही थी, एक्शन की बात कर रही थी, उनके जो अमायदीन हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनके बच्चों को अगवा करके उन पर भी प्रेशर डालना मकसूद हो कि वो भी मुज़ाकरात की बात करें। पैसे की डिमांड तो होगी भी सही, लेकिन ये आप नहीं समझते कि अगर वो मुज़ाकरात का माहौल बनाना चाहते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी पार्टी की पॉलिसी तब्दील कराने में कितने फैसलाकुन किरदार अदा कर सकते हैं? इस समय आप देखें पीपल्स पार्टी ने कब अपोज किया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा ये सवात वाली कंट्रोवर्शियल डील की थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये मत करें, इससे कुछ नहीं निकलने वाला, ब्लड शेड ही आएगा, जो कि बाद में आया। तो ये डील तो ये पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी लेके आई थी। इन्होंने उस वक्त, अगर आपको याद हो, जो पार्लियामेंट में तकरीरें करते थे, इवन गिलानी साहब ने तकरीर की, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, उन्होंने जो हमें जस्टिफिकेशन दी कि ये डील करनी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ज़रूरी है, ये तो हक में थे। इन्होंने पूरी की पूरी एक नई रियासत खड़ी कर दी थी विद इन पाकिस्तान। इसलिए पीपल्स पार्टी तो दावा नहीं कर सकती कि हमने कोई उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए। पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़े मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात की आधी से ज़्यादा रियासत दे दी कि आप अपना कानून चलाएं। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और कुछ कर सकती थी, और इस पर तनकीद भी हुई, एक चीज़। और दूसरी, जब इन्होंने डील को तोड़ा और सवात में मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, तो उस वक्त की तकरीरें में मुझे याद है जो पीपल्स पार्टी ने ये जस्टिफिकेशन दी थी यू टर्न लेके कि आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करना क्यों जरूरी है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने कभी कोई हार्ड स्टैंड नहीं लिया। ये दावा नहीं कर सकते कि हम कोई मुज़ाकरात के खिलाफ थे। इन्होंने मुज़ाकरात भी किए और मुज़ाकरात से आगे जाके इन्होंने तो बाकायदा एक डील की हुई है जिसको पार्लियामेंट से इन्होंने आके निज़ाम अदल के नाम पे इन्होंने अप्रूव करवाया है। पीपल्स पार्टी तो ये उसमें एक्स्ट्रा माइल गई हुई है। नवाज शरीफ साहब तो सिर्फ बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी या इमरान खान जो है सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी तक उसमें प्रैक्टिकल हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तालिबान के साथ ना सिर्फ मुज़ाकरात किए हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी डील की थी जिसके बाद सवात इनके हवाले किया गया था। इसलिए मैं नहीं समझता कि गिलानी साहब पे कोई उनको दबाव डालने की ज़रूरत है, उनको बेटे अगवा करने वाली। जो मुझे सबसे ज़्यादा अहम बात लगती है और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हूँ, मेरा ख्याल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गिलानी साहब को कुछ ना कुछ क्वार्टर्स की तरफ से सजा दी गई है। उनके कुछ बोल्ड स्टैंड थे, उनके अपना एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन वो अपनी जगह पे, लेकिन कुछ उनके ऐसे स्टैंड थे, चाहे वो सराकी प्रोविंस के हवाले से थे, चाहे वो उनको आपको याद होगा मेमो कमीशन के हवाले से उनके कुछ स्टेटमेंट थे, वो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आए थे। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं आप रऊफ क्लासरा कि ये हो सकता है कि जो उनका बहुत सारे इश्यूज पर स्टांस था उसकी वजह से उन्हें सजा दी जा रही हो। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। रऊफ क्लासरा हमारे साथ ही रहेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हुकूमत एक नई लेजिस्लेशन करने की कोशिश कर रही है जिसके बाद NGOs की जो फंडिंग है उस पर हुकूमत का कंट्रोल हो जाएगा। न सिर्फ फंडिंग पर बल्कि हुकूमत ही ये डिसाइड करेगी कि ये पैसा किस जगह पर और कौन से प्रोजेक्ट पर खर्च करना होगा। हुकूमत ये सब क्यों कर रही है, ये हम गुफ्तगू करेंगे जनाब रऊफ क्लासरा के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन रऊफ क्लासरा हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम उनसे बात करेंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी करने जा रही है जिसके नतीजे में NGOs
न तो गैर मुल्की इमदाद बराह रास्त ले सकेंगी और ना ही ये तय कर सकेंगी कि ये जो सारे फंड्स हैं ये किस प्रोजेक्ट पर कहाँ खर्च किए जाएंगे। ये मामला और ये चीज़ हुकूमत तय करेगी। नाजरीन, आपको याद होगा कि 2010 में जब कैरी लूगर बिल पास किया जा रहा था तो उस वक्त आज की जो हुकूमत है उस वक्त की अपोजिशन थी और ये बहुत बड़ा एतराज़ लगाया गया था कि सरकारी जो हमारे इदारे हैं उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो बैरूनी इमदाद है उसको NGOs के ज़रिए पाकिस्तान में खर्च किया जा सके। हुकूमत को ये इमदाद डायरेक्ट नहीं दी जानी चाहिए, जिसके बाद तब्दीली हुई और बहुत सारी जो इमदाद थी वो NGOs के पास जाने लग गई और अब वो उस वक्त की अपोजिशन हुकूमत में आ गई है तो उनका ये कहना है कि ये इमदाद अब हुकूमत के पास आनी चाहिए, ये NGOs बराह रास्त इस इमदाद को वसूल नहीं कर सकेंगे। रऊफ साहब, एक बड़ी अजीब सी ये अनोमली है कि जब ये सियासतदान, जब जमातें अपोजिशन में होती हैं तो उनकी डिमांड और है और जब वो हुकूमत में आती हैं तो वो कुछ और मुतालबा करती हैं। ये सारा कुछ और ये जो इमदाद है NGOs को, इसको रोकने की क्या वजह है? यही कि हुकूमत खुद सारे फंड्स को खर्च करना चाहती है। इस समय मैं बड़ा हैरान हूँ, ये जो आप पूरी बात बता रहे हैं, इस तरह की लेजिस्लेशन आ रही है कि हम क्या चाहते हैं और हम किस दुनिया में रहते हैं। मतलब ये बातें मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हैं। इस मुल्क में क्या ऐसा काम नहीं हुआ जो एक उस इंसेंटिव हो, वो चाहे सरमायाकारों के लिए हो चाहे विजिटर के लिए। शाह इस मुल्क में आते हैं वो कत्ल हो जाते हैं, इन्वेस्टर इस मुल्क में आता है कुछ अर्से बाद भाग जाता है, ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल आपके मुल्क से हो रही है, इंडस्ट्री आपकी बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है, वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के फेलियर की वजह से इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल बैठ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ उठा के देख लें पिछले साल की ऑलमोस्ट 1-2% जो हमने फेक करके दिखाई हुई है वो तबाह होगी। अगर कुछ कहीं से कोई दुनिया भर से आपके सोशल सेक्टर के लिए कुछ डोनर्स जो हैं वो इमदाद देने को तैयार हैं, वो ये समझते हैं पाकिस्तान के कुछ, और ये सोशल इकनॉमिक आपकी इमदाद आती है, जब यही इमदाद फौजी शक्ल में आती है तो कोई एतराज़ नहीं करता, उस वक्त बिल्कुल सारे खुश होते हैं कि भाई क्या आप हमें फौजी इमदाद दें, हमें टैंक दें, तोपें दें, गन्ने दें। जब वो बच्चों के लिए किताब देने की बात करते हैं, कुछ आपके सिविल सोशल इकनॉमिक मसाइल हल करने की बात करते हैं, कुछ आपको आके न्यू इंटरवेंशन देने की बात करते हैं, तो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा एक खौफ पैदा हो जाता है कि हमारा मुल्क खतरे में है, ये फॉरेन NGOs हैं, पता नहीं इनका क्या एजेंडा है। इस मुल्क के पाकिस्तानी को मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत है। जो नासा की एक स्टोरी ब्रेक हुई थी, जो स्नोडन ने आके सारी चीज़ें की हैं कि कैसे 13 अरब इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से उन्होंने उठा ली है। इस मुल्क में कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रहेगी जो हर वक्त हमने होली काउस बने हुए हैं कि पता नहीं हमारे पास ऐसी कौन सी कोई एक ये गिदड़ सिंगी है जिसको दुनिया चुराना चाहती है और हम उसकी हिफाजत पर लगे हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मेरा ख्याल है आपको भी और ये पूरी दुनिया को इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई चीज़ छुपी नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसा आ रहा है जो सोशल सेक्टर में जा रहा है, जिसमें कुछ पाकिस्तानियों को नौकरी मिली हुई है, कुछ ये देहातों में आपके पास अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसमें न्यू इंटरवेंशन हो रही है, तो खुदा के लिए पार्लियामेंट को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है, इस मुल्क में $70 अरब आया है जो आपने कर्जा लिया। आपको लगता है इस मुल्क में $70 अरब आया है? इनके अपने आप देख लें, जो लेजिस्लेशन बनाने जा रहे हैं, इन्होंने जो अभी ये राजा प्रेसिडेंट साहब का जो ये डेवलपमेंट तरक्याती फंड का स्कैंडल अभी जो हमने ब्रेक किया था दुनिया TV ने, जो अभी वहाँ पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये उसका ऑडिट कराने को क्यों तैयार हैं? अपने वज़ीर आज़म को इन अरकान असम्बली ने डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हुई हैं कि आप अरबों रुपए उठाएं, डेवलपमेंट के नाम पे जहां चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताई गई हैं कि वज़ीर आज़म साहब की डिस्पोजल पे अरबों रुपए हैं, इनका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, इनसे कोई पूछगछ नहीं हो सकती, कोई लॉज नहीं है, कोई फॉलोअप्स नहीं है और कोई स्कीम्स का एक तरह के एग्जीक्यूशन का या क्राइटेरिया भी नहीं है, जिसको जो जी चाहे दे दें। अब आप ये फरमाते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम बड़े नेक हैं, कुछ पैसा इस मुल्क में आ रहा है जो सोशल सेक्टर में जा रहा है, कुछ गरीब बच्चों की वहाँ पे उन स्कूल उन्होंने खोल दिए, कुछ की रिपेयर कर दी है, और बाद स्कूलों में तो NGOs ऐसी भी हैं जो जाकर लेटरीन वगैरह बनाती हैं, जो बच्चों को पीने के लिए कुछ चीज़ें दे रही हैं, कोई बुक सप्लाई कर रहे हैं, कुछ रोड्स बना रही हैं, आपके टूटे हुए ब्रिज हैं वो बना रही हैं। और एक बात जहन में रखें, फॉरेन NGOs को कोई शौक नहीं है कि वो इतना बड़ा अपना सेटअप बनाए और उस सेटअप के बाद वो जाके ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट करें। अगर आपने काबू करने की कोशिश की, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट है, ये इनके पेट में पहले दिन से मरोड़ उठ रही है कि ये पैसा हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा, हमारे पास है। यहाँ पे पूरी NGOs की लाइन लगे, कतार लगे, एप्लीकेशन लिखें, वो इन बाबूज के दफ्तर में बैठे रहें और उसके बाद आपके दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि ये बेसिकली मरोड़ उठ रहा है सारा पैसा देख के, और हुकूमत और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है ये उस पैसे पर तसल्लुत चाहती है। जब कभी कोई आफत आती है तो हमें हुकूमत की बजाय वहाँ पर NGOs नज़र आती हैं, फलाही तंजीमें नज़र आती हैं जो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। और अगर हुकूमत ने ऐसी लेजिस्लेशन की तो यकीनन इस बात का बड़ा ख़तरा होगा कि जो बैरूनी इमदाद आ रही है वो इमदाद
रुक जाएगी। इसलिए ये काम करने से पहले हुकूमत को बहुत कॉशियसली तमाम चीज़ों को देखना होगा और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान के गरीब आवाम मुतासर हो। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है और अगर कल चांद रात ना हुई तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, वगरना ईद की खुशियां मनाएं अपने दोस्तों के साथ और फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। तब तक अपना अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।